नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास से खबरों की। देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी आज देंगे। लेकिन दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं बादरा क्षेत्र की उस खबर से जिस खबर ने पिछले 3 महीनों से ज़्यादा समय से बादरा क्षेत्र में अमन, चैन, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द एक प्रकार से सारा का सारा उसकी नींद उड़ा रखी है, उसको एक प्रकार से ताक पर रखा हुआ है दोस्तों। और मामला प्रकरण जो सदैव गर्म रहता है, उसमें क्या आखिर ऐसे घटनाक्रम आते जा रहे हैं जिसके चलते ये मामला अभी तक ठंडा नहीं पड़ रहा है। इस मामले का अब तक पूरा पटापेक्स नहीं हो पाया है। घटना का संपूर्ण खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। क्यों जांच रिपोर्टें थी वो कंप्लीट नहीं हुई, कैसे किस प्रकार से जांच से प्रभावित हुई, किस प्रकार से रिपोर्टें आई दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों इसमें सस्पेंस बना हुआ है मामले में कि अब तक ना तो हिंदू पक्ष को पता है कि दरअसल मामला क्या था और किस प्रकार की सच्चाई मामले में है, और ना ही मुस्लिम पक्ष समझ पा रहा है कि दरअसल घटना का हकीकत रियल पॉइंट जो है वो क्या है दोस्तों। लेकिन जो पीड़ित है और जिन लोगों को गिरफ्तारियां की गई, जिनका इन्वॉल्वमेंट था, जो आसपास थे घटना के, और जो जांच करता है, जो जिन टीमों ने जांच की है, जिन अधिकारियों ने बयान लिए हैं, उन सबको पता है कि रियल घटना क्या है दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद जनता तक सच नहीं जाने दिया जा रहा है और बार बार मामले को लटकाना भटकाना। इसका नतीजा ये है कि क्षेत्र में आज भी धारा 144 लगी हुई है। 8 दिन तक कर्फ्यू की आग में रहे चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी गांव, और क्षेत्र में इंटरनेट बंद रहा, अनेक लोगों की गिरफ्तारियां हुई, अनेक वाहन जब्त किए गए, तरह तरह की चर्चाएं, अफवाहें क्षेत्र में चलती रही दोस्तों। क्षेत्र का अमन, चैन, भाईचारा एक प्रकार से लूटा पीटा सा प्रतीत होता रहा और लगातार उस प्रकरण में दोस्तों कोई ना कोई घटना ऐसी होती रहती है जिसके चलते ये एक बार फिर से गर्म होता आया है। और वर्तमान में हम क्यों इसकी समीक्षा कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए मजबूर हुए हम क्योंकि 13 अक्टूबर को कल जोधपुर हाई कोर्ट में उसको लेकर सुनवाई हुई दोस्तों। जोधपुर हाई कोर्ट में मैं आपको जानकारी दे दूं, राजपाल धायल जो एक आरोपी बाद में बनाए गए थे, क्योंकि उनका जो एक सैंपल था जिसको प्राइवेट सैंपल माना गया था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी दोस्तों। बाद में उनको भी अभियुक्त बनाने का प्रयास किया गया। हम उसको अभियुक्त कतई नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने उन अभियुक्तों को सलाखों के पीछे धकेलने का संकल्प लिया था। और दोस्तों, आज भी यही लड़ाई राजपाल धायल जो है वो लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जोधपुर हाई कोर्ट तक पहुंच गए, याचिकाएं डाली कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे सीबीआई जांच चाहिए और मेरा नार्को टेस्ट आप कराइए और दूध का दूध पानी का पानी इस मामले को लेकर कीजिए। और मैंने जो सैंपल दिया वो वहाँ से लाया गया जहाँ के लोग जो है वो जहाँ गोकशी की घटना हुई वहाँ से वो उनके घर में गया था और उनके घर के फ्रीज से मैं ये सैंपल लेके आया था और उनकी सहमति से उन्होंने ही उन्हें दिया था और वही सैंपल आगे पुलिस को और जांच टीम को दिया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कहीं कोई उसमें गड़बड़ नहीं हुई, कहीं कोई उसको सैंपल को बदला नहीं गया। और दोस्तों, इसकी हम इसलिए राजपाल धायल की बात मान लेते हैं क्योंकि स्वयं चलाकर सुप्रीम हाई कोर्ट तक गए हैं और अपने नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को आप गलत कैसे मान सकते हैं। कोई व्यक्ति, अगर कहते हैं बुजुर्ग की झूठ के पाँव नहीं होते, कोई झूठा अगर हो तो उस एक झूठ को दबाने के लिए आपको सैकड़ों झूठों का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन साच को आंच नहीं। और साच के लिए लड़ रहे हैं राजपाल धायल, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि
और कोई पक्ष जो है वो हाईकोर्ट तक जाने का साहस नहीं कर सका, और कोई जो पक्ष है वो सीबीआई जांच की भी मांग करने का साहस नहीं कर सका। तो दोस्तों ऐसा ही माना जाए कि इस मामले में अभी सच आना बाकी है, लेकिन ये जो हाईकोर्ट में अब प्रक्रिया लंबित है उसमें अब क्या होने वाला है दोस्तों। हाईकोर्ट, जोधपुर हाईकोर्ट ने हनुमानगढ़ एसपी को आदेश दिया है कि जो अवशेष थे, नमूने की जो सैंपल लिया गया था, उसकी जांच अब केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला चंडीगढ़ से कराई जाए। दोस्तों ऐसा आदेश कोर्ट को क्यों देना पड़ा? क्या जयपुर की जांच पर्याप्त नहीं थी? जो 8 अनिर्णय सैंपल आए थे दोस्तों, उन अनिर्णय का मतलब क्या होता है दोस्तों? आम लोग नहीं जान पाते कि आखिर इसमें प्रक्रियाएं क्या होती है जांच की, और किस प्रकार से जांच जो है सत्यता के पैमाने पर और जो सटीकता के पैमाने पर जो खरी उतर के जो अंतिम रिपोर्ट दी जाती है, वो रिपोर्ट किन परिस्थितियों में और किन किन मापदंडों से गुजरती हुई उस स्टेज तक पहुंचती है जहां जो अधिकारी है वो ये कहता है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और ये निर्णित है। दोस्तों इसके बीच में बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, हम आपको विस्तार से उसको बताने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि याचिका जो है राजपाल दाहिल की है, जिनका जो सैंपल पॉजिटिव आया था गोकसी की एफएसएल रिपोर्ट में, और जो उसके बाद में जो याचिका डाली गई थी उसमें दोस्तों पहले भी सुनवाई हुई, पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया, सब डॉक्यूमेंट में पूरे कागजात जो यहाँ जांच हुई थी, जांच टीम को बुलाया गया था दोस्तों। जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर है उनको बुलाया गया था, आसाराम चौधरी, उनसे सारी संपूर्ण जानकारियां ली गई और कहाँ तक किन किन बिंदुओं पर जांच की गई है। जो एसआईटी की जांच एक कमेटी गठित की गई थी, उसकी सारी प्रक्रिया जानने के बाद कोर्ट ने 13 अक्टूबर को कल के लिए तलब किया हुआ था। जो दोस्तों फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर के सहायक निदेशक भी है डॉक्टर आनंद कुमार, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी कि ये एफएसएल रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, गोकसी का जो सैंपल लिया गया था उसमें, और ये निर्णय आए हैं और ये फेल हुए हैं। तो जो 8 सैंपल निर्णय आए थे दोस्तों, उसको लेकर पेचीदगी है। कोर्ट भी जानना चाहती थी कि आखिर ये 8 निर्णय कैसे आए हैं, एक जो है वो पॉजिटिव कैसे आए हैं और कई जो फेल हुए वो कैसे हुए हैं। दोस्तों इस सारी प्रक्रिया को जानने के लिए बहुत देर तक कोर्ट में ये कोर्ट समझती रही और ये जानने का प्रयास करती रही कि आखिर प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों जो आनंद कुमार, डॉक्टर आनंद कुमार है, उन्होंने विस्तार से बताया कि डीएनए की अपेक्षित मात्रा, अर्थात डीएनए की अपेक्षित मात्रा अर्थात जो सैंपल था, जो नमूना था, उसकी 5 नैनोग्राम प्रति माइक्रोलीटर नमूने में उपलब्ध नहीं थी, अर्थात 5 नैनोग्राम प्रति माइक्रोलीटर नमूने में उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए ये 8 सैंपल जो है वो अनिर्णय आए। अर्थात आप समझ गए होंगे कि 5 नैनोग्राम प्रति माइक्रोलीटर जो नमूना है उसमें अति आवश्यक है जयपुर लैब के अनुसार। लेकिन कोर्ट इसको समझने का प्रयास ही कर रहा था, लेकिन जो याचिकाकर्ता का वकील है दोस्तों मोती सिंह, उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इस प्रकरण में राज्य की प्रयोगशाला अगर सक्षम नहीं है तो केंद्र की ऐसी कई प्रयोगशालाएं हैं, वो इसी पैरामीटर पर बहुत शानदार रिजल्ट भी दे सकती है। वो उच्च तकनीकी से, आधुनिकतम मशीनों से लैस प्रयोगशालाएं हैं, उनसे ये इन 8 नमूनों का जो है वो जांच करवाई जाए तो इसका निर्णय, उसका डिसीजन आ सकता है। इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला चंडीगढ़ से इसकी जांच करवाई जाए। और दोस्तों उसके बाद में क्योंकि जयपुर की ये जो प्रयोगशाला है उससे कहीं बेहतर कई देश में ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जो इसी पैमाने पर जो है सटीक जांच दे सकती है, क्योंकि अपनी अपनी प्रयोगशाला की कैपेसिटी भी होती है। कुछ प्रयोगशालाएं दोस्तों
नए लेटेस्ट वर्जन की होती है, उनमें बहुत सी चीज़ें ज़्यादा क्षमताओं के साथ होती है, और बहुत सी प्रयोगशालाएं ऐसी भी होती है जो इन चीज़ों को कर ही नहीं पाती, और कुछ कर भी पाती है तो नमूने स्टिक इसकी जांच रिपोर्ट आ जाए ये विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। तो इसके बाद में दोस्तों कोर्ट ने आदेश दिया, और ये आदेश अब 2 सप्ताह के भीतर चंडीगढ़ से जांच करवाने के आदेश दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वो नमूना जो सैंपल थे वो खराब नहीं हो गए होंगे। 3 महीने हो गए, इसको लेकर भी उसमें कोर्ट में विचार हुआ और पूरा इसमें जांच की गई। लेकिन 8 जो अनिर्णय नमूने हैं उनको भेजने का फैसला किया गया। उसके अलावा जो नमूने थे वो उपलब्ध नहीं है बोला था जो फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर के सहायक निर्देशक हैं जो डॉक्टर आनंद कुमार, उन्होंने तो इन 8 को फिर सैंपलों को जो है केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला चंडीगढ़ में भेजने का निर्णय लिया गया। और साथ में कोर्ट ने फिर ये भी कहा कि जांच सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश की जाए, और ऐसे निर्देश दिए गए और 2 हफ्ते का समय दिया गया, और अगली सुनवाई निर्धारित कर दी गई 8 दिसंबर से। तो 8 दिसंबर से पहले इन सारी चीज़ों पर कोर्ट अपना जो है वक्तव्य बनाने के लिए प्रयासरत है, और सारी चीज़ों को समझने के लिए प्रयासरत है। संभवतः 8 दिसंबर को इसका कोई फैसला आ सकता है। जज दिनेश मेहता की एकल पीठ में ये याचिका की सुनवाई चल रही है दोस्तों, और राजपाल दाहिल वैन्य की ओर से ये जो याचिकाएं डाली गई थी, और ये याचिका इसलिए डाली गई थी कि पुलिस जांच में नकारात्मक रिपोर्ट देने और आरोपियों की जो रिहाई हुई थी उसको चुनौती देने के लिए यह याचिका डाली गई थी, और इस याचिका को दिनेश मेहता की एकल पीठ ने स्वीकार भी किया था। और 13 अक्टूबर को जो पेशी हुई उसमें सारे ये अधिकारी पेश हुए थे, मैं डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज, और कोर्ट ने बहुत सी चीज़ों को समझा भी होगा। तो संभवतः 8 दिसंबर को इसका कोई फैसला आ सकता है, राहत मिल सकती है। लेकिन ये दोस्तों 5 नैनोग्राम प्रति माइक्रो लीटर, ये आखिर पैमाना क्या है? 1 लीटर में 10 लाख माइक्रो लीटर होते हैं दोस्तों। और इसके अलावा 1 नैनोग्राम जो होता है उसमें भी 10 लाख ग्राम होते हैं दोस्तों। तो इसका मैं और थोड़ा सा आपको इजी करूं तो 1 सेंटीलीटर में 10 मिलीलीटर होते हैं, और 1 डेसीलीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीलीटर होते हैं, माफ कीजिएगा। और 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होते हैं, और 1 डेकालीटर में 10 डेसीलीटर होते हैं, और 1 हेक्टोलीटर में 10 डेकालीटर होते हैं। ये पैमाने हैं, लेकिन दोस्तों ये पैमाने बहुत से विशेषज्ञ हैं, और इनके अलग अलग क्षेत्रों में दोस्तों इसका यूज होता है, उपयोग होता है, और सूत्र भी इसमें अलग अलग लगते हैं दोस्तों। हर जांच में इसमें अलग अलग सूत्र निर्धारित होते हैं। तो ये बहुत ही विस्तार से, और दोस्तों इतनी डीप ये चीज़ें हैं जिसको आप और हम इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे। और ये जो इसके विशेषज्ञ होते हैं दोस्तों, ये इसको बहुत बारीकी से समझा भी सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। तो कोर्ट भी इसको संभवतः समझने का प्रयास कर रहा है, उसके बाद में ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो सामने आया वो हमने आपको बताया, और जो चर्चा आज लेकर चल रही थी कल के उस आदेश पर, तो ये था लगभग आदेश। और उसमें अब क्या होने वाला है इसके ऊपर हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी दोस्तों। अन्य खबरों की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावी कार्यक्रम आज घोषित हो गया। चुनाव आयोग ने जो कार्यक्रम घोषित किया उसमें 12 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव होने हैं हिमाचल प्रदेश में। 68 सीटों पर ये चुनाव होंगे, और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे दोस्तों। इसी वर्ष गुजरात के भी चुनाव होने थे और होने हैं, दिसंबर तक ये चुनाव भी होंगे। इसके चुनावी कार्यक्रम की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन ये अलग अलग चुनाव कर दिए गए। और आपको याद होगा पिछली बार भी ये इसी प्रकार से डिस्टेंस रखकर चुनाव किए गए थे। एक डेट में दोनों ही राज्यों के चुनाव नहीं होने, और इस वर्ष मात्र गुजरात और हिमाचल प्रदेश के ही चुनाव होने हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें सिंधी मोहल्ले में एक और ऐसा गड्ढा आज मिला, जिसमें दोस्तों सड़क के नीचे 50-60
फुट तक आप देखेंगे तो वहाँ सुरंग जैसा और खोखलापन सड़क के नीचे दिखाई दिया। बार बार जलदाय विभाग को भी लोगों ने कहा, लेकिन कहीं कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई, और नगर पालिका को भी बार बार अवगत करवा दिया गया, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो दोस्तों, भादरा का हाल किस कदर खराब है, इसका एक अलग से वीडियोज हमने डाला है। साफ संदेश भारत पर जरूर आप देखिएगा। और भादरा की दुर्दशा आखिर जिम्मेवार इसका कौन है, और धड़ाधड़ जो सीवरेज के कनेक्शन किए जा रहे हैं, क्या सीवरेज इस अब कामयाब होगी? दोस्तों, जहाँ भी सीवरेज के कनेक्शन देने के लिए जो चैम्बर से घर का जो कनेक्शन करने के लिए एक जो झीरी उखाड़ी जाती है दोस्तों, उसके दौरान उस चैम्बर के आसपास आपको बहुत बड़ा खोखलापन गड्ढा नजर आता है। तो ये परिस्थितियां हो चली है। आखिर ये कब तक टिकी रहेगी सड़कें? क्या ये 2 4 5 महीनों में जब सीवरेज का काम कंप्लीट होगा तो पूरी भादरा की सड़कें एक बार धंस नहीं जाएगी, और चारों ओर हाहाकार नहीं मच जाएगा, हर गली में अवरोधक पैदा नहीं हो जाएंगे? दोस्तों, ये ऐसी स्थिति भादरा में आने वाली है, और अभी भी बहुत समय है। जनप्रतिनिधियों को, सभी को मिलकर इस समस्या का एक व्यापक हल खोजा जाना चाहिए। और आखिर क्यों इतनी सिंपैथी है इस सीवरेज कंपनी के प्रति नगर पालिका बोर्ड की और हमारे जनप्रतिनिधियों की, प्रशासन की, कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है? दोस्तों, जलदाय विभाग के साथ भी बैठक करने की बहुत अति आवश्यकता है। जब सीवरेज नहीं थी तो जलदाय विभाग के लिए इतनी परेशानियां लोगों को भादरा कस्बे में कभी नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं सीवरेज का ये रोल है और इसमें भूमिकाएं हैं। जो मुख्य पाइपलाइनें डाली गई है उसके बाद में खोखलापन छोड़ दिया गया सड़कों पर, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, और उसका संदेह की दृष्टि से जलदाय विभाग को भी देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कह रहा कि जलदाय विभाग की कहीं कोई गलतियां नहीं है, उनके पाइपों में भी बड़ी संख्या में लीकेज पा रहे हैं हर गलियों में, हर मोहल्लों में, और कमोबस यही स्थिति है। जलदाय विभाग भी बीच बीच में लगातार लगा रहता है, किसी न किसी वार्ड में उनके कर्मचारी जो है वो लगे रहते हैं लीकेजों को ठीक करने के लिए, लेकिन एक लीकेज ठीक किया नहीं कि 2 लीकेज उनको नए मिलते हैं। तो आखिर ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा? भादरावासी किसके सामने जाकर अपनी आवाज़ उठाए, और कौन इसका जवाबदेह है? जिम्मेवारी इसकी कौन लेता है? दोस्तों, राम भरोसे सब कुछ भादरा में चल रहा है, इसके ऊपर फिर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन 24वें दिन भी डुंगराना में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। फसल बीमा क्लेम को लेकर ये धरना प्रदर्शन अब 20 अक्टूबर को उपखंड के घेराव में और बड़ी संख्या में किसानों के सड़कों पर उतरने में बदलने जा रहा है। दोस्तों, इसको लेकर बजरंग सांड के नेतृत्व में ये चल रहा धरना प्रदर्शन लगातार गांवों में जनसभाओं के साथ और भी पेचीदा और व्यापक और विस्तार लिए हुए आगे होने की संभावनाएं पल्लवित कर रहा है। दोस्तों, रामगढ़ का आंदोलन हो, नेठाणा का आंदोलन हो, और ये डुंगराना का आंदोलन हो, मलसीसर का आंदोलन हो, सभी का जिक्र करते हुए बजरंग सांड ने आज धरना प्रदर्शन के दौरान बताया कि वो आज प्रचार वाली भांगवा और ढाणी सामियान की बैठक की, जनसभा के माध्यम से किसानों को आमंत्रित किया 20 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन के लिए उपखंड कार्यालय पर। और कल भी दोस्तों गुंजासली बड़ी ढाणी खोखरान राजपुरा गेहूं नुआ कणाऊ आदि गाँवों में जनसभाएं होनी है। किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित किया जा रहा है इसको लेकर। तो दोस्तों, कहाँ जाकर ये सिलसिला थमने वाला है और किस प्रकार से भादरा क्षेत्र में ये जो धरना प्रदर्शन है लगातार दोस्तों डीएपी की मांग को लेकर भी किसान, आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों से किस कदर किसान सड़कों पर आपको विचलित हुए, परेशान हुए भादरा की सड़कों में दिखाई दिए होंगे। और इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करें अन्य खबरों की ओर, तो दोस्तों आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया भादरा के जो सिटी पब्लिक स्कूल है उसमें। राजस्थान ब्राह्मण महासभा और परशुराम सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, और जो सरदार शहर के विधायक थे स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा, उनका निधन हुआ, और ब्राह्मण समाज के वो एक जो राजस्थान ब्राह्मण समाज है उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। तो ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा पुरोधा थे, और उनको लेकर श्रद्धांजलि सभा
अर्पित की गई और उस श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने दोस्तों इनके पूरे जीवन पर प्रकाश डाला और किस कदर विराट शख्सियत थे ये ब्राह्मण महासभा की, उसको लेकर सभी ने अपने अपने विचार प्रकट भी किए। प्रेम शर्मा, प्रदीप शर्मा, शिवगान शर्मा, चंदन शर्मा, रमेश शर्मा, राजू गिल, राजकुमार, हरीश शंकर शर्मा, मुकेश शर्मा, पवन शर्मा, श्रवण शर्मा आदि अनेकों लोग दोस्तों इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। और आज 14 अक्टूबर के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज ही के दिन 1956 को दलित नेता के रूप में दोस्तों 3,85,000 अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और सभी अपने अनुयायियों को जो थे उनको 22 बौद्ध प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करने की भी प्रतिज्ञा दिलाई, मांग की, उनसे आह्वान किया गया दोस्तों। इसके अलावा आज मंडियों से भाव क्या रहे, नौर से शुरुआत करते हैं। गुआर 4615, मोट के भाव 5437, चना के भाव 4600, सरसों के भाव 6000 और नरमा के भाव 8640, कपास के भाव 8325, गेहूं के भाव 2310, बाजरा के 1890, अरंडी के भाव 7000, राउतसर में नरमा 8731 बिका है, मूंगफली बिकी है 5782, तिल काला बिका है 12630, जबकि संग्रिया मंडी में नरमा दोस्तों 8400 रुपये प्रति कुंटल बिका है। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 8751, सरसों के भाव 5751 और सिरसा मंडी में नरमा 8661, जबकि सरसों 5800, गेहूं दोस्तों 2290 रुपये प्रति कुंटल बिका है। और सरदार शहर में सरसों बिकी है 5400, मोट बिका है 5300, गुआर बिका है 4400, मूंगफली बिकी है 4800, जबकि गेहूं बिका है 2250। इलाहाबाद मंडी में नरमा 8650, सरसों के भाव 6011, मूंगफली 5850, गुआर के भाव 4550 और आज की अंतिम मंडी आदमपुर मंडी में गुआर 4466, सरसों 6131, नरमा बिका है 8800 रुपये प्रति कुंटल। जबकि मौसम का मिजाज आज 14 अक्टूबर को 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहा। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 15 से 20% बादल छाए रहे। 27 से 30% डिग्री टेम्परेचर रहेगा देर शाम तक, जबकि मात्र 10% बादल रात्रि को छाए रहेंगे। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। मौसम साफ रहेगा। कल 15 अक्टूबर को दोस्तों 22 से 30 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 31 से 33 दोपहर को, 27 से 31 डिग्री देर शाम को, जबकि 30 से 26 डिग्री रात्रि को मौसम रहेगा। 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से लगभग दिन भर और रात्रि को हवाएं चलेगी और 3 से 20% ही बादल आसमान में छाए रहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मुख्य समाचारों में कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।